जय हिंद दोस्तों। एमकेएस गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप आईटीआई या आईटीआई से संबंधित किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, अभी जितने भी टेक्निकल एग्जाम होने वाले हैं, खास करके ट्रेनिंग ऑफिसर का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसमें मेरे इस चैनल से निश्चित ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चयन किया गया थंब स्क्रू का प्रकार खालिस्तान की आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो हमारे पास उसके लिए आंसर है असेंबली। उसके लिए हमारे पास में क्या आंसर है? असेंबली। तो बच्चों, जैसे हमारे पास में यहाँ असेंबली तो आंसर हो गया, लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि ये थंब स्क्रू होता क्या है। तो आइए बच्चों, ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये है थंब स्क्रू। थंब स्क्रू के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि थंब स्क्रू होता क्या है। थंब स्क्रू का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां मशीन के बहुत सारे पार्ट्स को हमें बार बार लगातार खोलने एवं कसने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने वर्नियर कैलीपर का यूज किया होगा। वर्नियर कैलीपर, वर्नियर हाइट गेज, आपने इनका उपयोग किया होगा। तो आपने देखा होगा कि इन पे एक थंब स्क्रू ऊपर की तरफ लगा होता है, जिससे आप बार बार जो है रीडिंग लेने के बाद में उसको लॉक और ढीला करते हैं। तो दोस्तों, हाथों से ही यह क्या किया जाता है? कसा जाता है और खोला जाता है। आप यहाँ पर चित्र पे देख पा रहे हैं, ये चित्र को मैंने जूम किया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसकी जो कैप है या हेड है, इस पे आप सिंगल लाइन देखे जा रहे हैं। ये नर्लिंग है और ये इसलिए की जाती है कि आसानी से आप जो है वो फिसले ना और आप इसको लॉक कर सकें और ढीला कर सकें। चलिए दोस्तों, आगे मैं इसको बताता हूँ ये किस धातु के बने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मार्केट में जो है आज आपको तांबा यानी कि कॉपर और एलॉय स्टील के आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यदि और भी चाहिए तो और भी आते हैं, कास्ट आयरन में भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर भारतीय मानक के अनुसार आपको तांबा और एलॉय मेटल के ही आपको मिलेंगे। दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये थंब स्क्रू जो होते हैं जनरली 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ थंब स्क्रू यदि बात करें हम तो ये 5 प्रकार के आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। और ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी और ई। इस तरह से ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन समझ आ गया होगा, है ना? तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देख पा रहे हैं, इसके पहले जो हमारी सीरीज आई थी वहां पर भी हमने हेक्सागोनल सॉकेट सेट के बारे में डिस्कस किया था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रूव स्क्रू का प्रयोग खालिस्तान स्क्रू के बराबर होता है। तो ग्रूव स्क्रू का प्रयोग जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको मिलेगा हेक्सागोनल सॉकेट सेट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि सेल्फ पियर्सिंग तथा सेल्फ, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो मैं इसको जो है आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, हम यहां पर देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ पियर्सिंग तथा सेल्फ टेपिंग, दो अलग अलग चीजें यहां पर है। सेल्फ पियर्सिंग तथा सेल्फ टेपिंग के पॉइंट प्रकार के होते हैं।
ये प्रश्न हमसे कह रहा है, तो हम सीधा जवाब दे सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अब वो किस तरह के होते हैं, आइए बच्चों चित्र में समझते हैं। बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक जो है सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू आपके सामने है, और ये सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू जो होता है विशेष प्रकार के पॉइंट इस पर होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, डबल स्टार्टेड थ्रेड भी कहते हैं, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू में विशेष प्रकार के पॉइंट तथा डबल स्टार्ट थ्रेड होती है, और ये सेल्फ ही क्या कर लेते हैं, होल वगैरह कर लेते हैं, स्वयं ही होल करते हैं ये, है ना। इनका क्या काम होता है, जैसे ही आप जिस भी इनको प्लेस पे यूज करेंगे या जॉब पे यूज करेंगे, ये उस पर अपनी चूड़ी भी बना देते हैं। और ये किस धातु का बना होता है, यदि आप बोलें कि किस मटेरियल के बने होते हैं या मेटल के बने होते हैं, तो आप कह सकते हैं ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं। कहाँ पर आपने इनको देखा होगा, इनको आपने जनरली देखा होगा, ये चित्र आप देखिए, इस तरह का जो स्क्रू है आपने देखा होगा, जब भी आप टीन सेट वगैरह अपना तैयार करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि ड्रिल में एक अटैचमेंट लगा करके और इस स्क्रू के हेड को उस पे लगा दिया जाता है। और ये स्क्रू जो है, ये इसका पॉइंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फ्लूट्स है ना, ये पॉइंट की लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं ये विंग्स वगैरह है, और ये इस पे थ्रेडेड बनी हुई है, ठीक है ना। तो सारी चीजें आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, ये फ्लोट्स हैं, फ्लोट्स आसानी से इस पे जो चिप्स वगैरह निकलती है उसको बाहर कर देते हैं और जॉब के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ड्रिल बिट की तरह ही ये प्रयोग होता है। और 2 चादर, मान लीजिए एक चादर ये है पार्ट 1 और ये दूसरी चादर है पार्ट 2। इन दोनों चादर को यदि आप नियर लेकर आते हैं, पास पास में इस तरह से लेकर आते हैं, और इस पर यदि ये स्क्रू को लगाते हैं, तो ये स्क्रू इसको क्या कर देगा, होल्ड कर देगा, है ना। तो एक प्रकार की होल्डिंग डिवाइस का काम भी करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इनमें से पेचकस का मुख्य भाग है। तो बच्चों इसमें से पेचकस के भाग कौन कौन से होते हैं पहले आप देख लीजिए। यहाँ पर ये चित्र है, चित्र में आप देख पा रहे हैं ये जो पीछे की तरफ जो लगा हुआ है, जिसे आप हत्था या हैंडल कहते हैं, जो जनरली पीवीसी का बनता है। और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला यदि कोई स्क्रू ड्राइवर है तो वो है टपारिया का। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये आपने हत्था देख लिया, और ये हत्थे में आपने जो है हैंडल का हत्था है, और इस हत्थे में ये ऊपर की तरफ जो टॉप वाला पोर्शन रहता है इसे हम हेड कहते हैं। बीच में जो आप शाफ्ट देख रहे हैं ये कहलाती है ब्लेड, और सामने का जो हिस्सा होता है ये कहलाता है टिप, जो कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड साइज में हमें मार्केट में मिलती है। तो ये स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है और उसके ये विभिन्न पार्ट्स हैं जो कि आपने देख लिया। यदि हम इसे इलेक्ट्रीशियन स्क्रू ड्राइवर कहें तो यहाँ से यहाँ तक जो है इस पे पीवीसी की एक कोर चढ़ा दी जाती है। जब मैकेनिक इस हत्थे पे पकड़ के वर्क करता है तो क्या होता है, उसका यदि हाथ फिसल भी जाए तो उसे करंट आदि लगने का डर नहीं होता है। चलिए बच्चों तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का है। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्रू का नंबर 14, व्यास का क्षेत्र न्यूनतम 5.99 है तथा अधिकतम होगा। प्रश्न थोड़ा सा जटिल है, भाषा गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से वो ये कह रहा है कि जो स्क्रू है वो 14 नंबर का प्रयोग किया जा रहा है, उसका न्यूनतम व्यास जो है 5.99 है, तो अधिकतम व्यास क्या होगा। तो आइए बच्चों इस टेबल पे मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, आपको हमेशा ये काम आएगा। देखिए बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, स्क्रू का नंबर क्या है 14, ठीक है ना। इसका यदि हम न्यूनतम मान जो हमें दिया हुआ वो कितना दिया हो 5.99, तो यहां पर जो मैक्सिमम पॉइंट होगा व्यास 1 का वो कितना हो जाएगा 6.15, और यही आपका आंसर है। इसके अलावा
हो सकता है अभी आपसे स्क्रू का 14 नंबर का प्रश्न किया, नेक्स्ट पेपर जब आपका आएगा या फाइनल एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि N10 या फिर स्क्रू का नंबर 10 दे देगा, आपसे अधिकतम साइज 4.62 दे दिया जाएगा, तो न्यूनतम साइज आपसे पूछ लेगा व्यास 1 के लिए न्यूनतम साइज क्या होगा, तो वहां पर क्या लिखेंगे आप 4.50। या फिर पायलट व्यास यानी कि सेकंड व्यास के लिए भी आपसे पूछ सकता है, न्यूनतम साइज आपका 14 के लिए पूछ सकता है कि न्यूनतम व्यास क्या होगा, 5.13 होगा, सॉरी न्यूनतम व्यास आपका क्या हो जाएगा 5.03, तो अधिकतम व्यास क्या होना चाहिए आपका 5.13। तो इस टेबल से आप जो है याद रखेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ग्रुप नट को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो ग्रुप नट को दूसरे और नाम से जाना जाता है तो वो है पिन नट। दूसरा क्या नाम हो जाएगा बच्चों? पिन नट। ये प्रश्न मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इनमें से कौन सा तत्व स्लीव व कॉटर जोड़ में प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों देखिए यहाँ पर 2 शाफ्ट, रॉड, स्लीव, 2 कॉटर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आप शाफ्ट भी प्रयोग कर रहे हैं, स्लीव भी प्रयोग कर रहे हैं, कॉटर भी प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चित्र में ले चलता हूं, उस चित्र से आपको स्पष्ट और क्लियर समझ में आएगा। बच्चों देखिए, ये है आपके पास में एक चित्र। इस चित्र से आप देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सॉकेट आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये रॉड आप यूज कर रहे हैं जो कि एकदम सॉलिड है और सिलेंड्रिकल है ना। ये स्पाइगर्ड आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये रॉड यूज कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये रॉड 2 है, ये रॉड 1 है, ठीक है ना। यदि आप स्लॉट फॉर सॉकेट की बात करें तो ये स्लॉट फॉर सॉकेट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो 2 आप स्लॉट फॉर सेंटर का यूज, क्वार्टर का यूज कर रहे हैं, आप 2 रॉड का यूज कर रहे हैं, 1 क्वार्टर का यूज कर रहे हैं। अब देखिए आप इनका प्रयोग क्या होता है। ये है चित्र नंबर 1। ये है बच्चों आपका चित्र क्रमांक 1। ये है चित्र क्रमांक 1 और ये है चित्र क्रमांक 2 और ये है चित्र क्रमांक 3। अब हम तीनों को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो अटैच करने के लिए आप देखेंगे कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आप क्या करेंगे, पार्ट 2 को इंसर्ट कराएंगे और पार्ट 3 को आप ऊपर से डाल देंगे। तो पार्ट 3 क्या है आपका, क्वार्टर। तो जब आप सॉकेट 1 के अंदर रॉड सेकंड या फिर स्पाइगॉट सेकंड को लगाएंगे तो ये इसके अंदर आसानी से इंसर्ट हो जाएगा, पार्ट 1 के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। और इसे लॉक करने के लिए हम ऊपर से क्या लगा देंगे, क्वार्टर लगा देंगे। तो आप कह सकते हैं कि आपको जो है इस प्रश्न में क्या क्या देखने को मिला। शाफ्ट आप लोगों को देखने को मिली, शाफ्ट का प्रयोग हुआ है। शाफ्ट के बाद में क्वार्टर का प्रयोग हुआ है। क्वार्टर के बाद में आप देख पा रहे हैं रॉड, यानी कि जिसे आप शाफ्ट कहते हैं। इसके बाद में आप और भी चीजें देख पा रहे हैं, स्पाइगॉट का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो आंसर देंगे वो देंगे उपरोक्त सभी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिएगा जरा, इनमें से क्या जिब और क्वार्टर जोड़ में प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों अभी मैंने चित्र में आपको बताया, यहाँ पर क्या दिया हुआ आंसर में, बेलनाकार चूड़ीदार छड़। तो बेलनाकार चूड़ीदार छड़ आप देख पा रहे हैं, सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं। तो ये रॉड है आपके पास में, देखो ये रॉड है और ये रॉड कैसी है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, देखिए बच्चों यहाँ पर 9वें नंबर का प्रश्न हमसे कह रहा है, इनमें से किस जोड़ में अधिकतर वर्गाकार शाफ्ट या छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो वर्गाकार
जो शाफ्ट है या छड़ है जिसका प्रयोग किया जाता है वो है गिव एंड क्वार्टर जोड़। ठीक है ना, कौन सा है? गिव, या जिसे हम हिंदी में जिब भी पढ़ते हैं, जिब, ठीक है, और क्वार्टर जॉइंट। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसका चित्र भी आप लोगों को अभी आगे दिखाऊंगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन में जो है ये सारी जो है कीज का हमने इसमें समावेश किया हुआ है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो की के कुछ चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे क्लियर कर दूंगा। आगे देखिए बच्चों, ये है 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? इनमें से क्वार्टर जोड़ का प्रकार कौन सा है? तो जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो नकल जॉइंट हो, सॉकेट जोड़ हो, स्लीप जोड़ हो, ये सभी क्या है? क्वार्टर जॉइंट का ही एक प्रकार है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वें नंबर का। कुंजी के मुख्यतः भाग होते हैं। तो कुंजी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? कुंजी जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। चलिए समझते हैं कुंजी के बारे में। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ की। टाइप्स ऑफ की में की कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की हो गई। टाइप 1 में क्या हो जाती है आपकी? टाइप 1 में आ जाती है आपकी शंख की। क्या हो जाती है बच्चों? शंख की। और दूसरे टाइप में आ जाती है आपकी शैडल की। ठीक है ना। अब चलिए समझते हैं सैडल की क्या होती है, शैडल की क्या होती है और शंख की क्या होती है। दोनों को एक एक बार समझते हैं। तो शुरू करते हैं हम शंख की से। चलिए शंख की को समझते हैं। शंख की क्या होती है? शंख की जो होती है आधी हब में और आधी शाफ्ट में लगाई जाती है। जब पावर को पूरा ट्रांसमिट करना हो तब हम वहां पर कौन सी की का प्रयोग करते हैं? शंख की का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना बच्चों। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं। अब शंख की यदि बात करें तो शंख की के अंदर कौन कौन सी की आती है? तो शंख की के अंदर जो की आती है वो आती है आपकी प्लेन टेपर की। दूसरी यदि जो कोई आती है तो वो आती है फेदर की। ये सारी कीज मैं आपको क्लास लेक्चर में बता चुका हूं। तीसरी की आती है आपकी जिब हेड की। इसके बाद में वुडरफ की, राउंड की, इस तरह से टोटल 5 की जो है वो आपकी शंख की के अंतर्गत आ जाती है। दूसरी कौन सी की होती है? दूसरी है आपकी सैडल की। चलिए सैडल की को समझते हैं। सैडल की क्या होती है? सैडल की एक ऐसी की है जो सिर्फ कहाँ होती है? हब में होती है। जो कहाँ होती है? हब में होती है। इसको शाफ्ट में प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है ना। यानी इसका यदि कोई स्लॉट बना होगा, कीवे बना होगा, तो वो कहाँ बना होगा? सिर्फ हब में बना होगा, शाफ्ट में नहीं बना होगा। लेकिन शंख की जहां प्रयोग होगी वहां हब में भी स्लॉट बना होगा और शाफ्ट में भी स्लॉट बना होगा। यदि इनके रेशो की बात करें, जितने भी प्रकार की कीज होती हैं उनका यदि स्टैंडर्ड रेशो की यदि आप बात करते हैं भारतीय मानक के अनुसार, तो 1:100 होता है। कुछ कीज जो होती हैं उनका रेशो 1:15 होता है, जैसे राउंड की वगैरह में, तो वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बच्चों हम देख लेते हैं सैडल की के बारे में। ठीक है ना। सैडल की कितने प्रकार की होती है? तो सैडल की जनरली दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सॉलिड सैडल की और दूसरी होती है हॉलो सैडल की। तो मुझे उम्मीद है यहां से की वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा। बच्चों 12वें नंबर का प्रश्न देखिए, शंख की के प्रकार। देखिए अभी हमने पढ़ा ना की कितने प्रकार की होती? दो प्रकार। उसमें शंख की के बाद पूछ रहा, तो शंख की 5 प्रकार की मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? जिब हेड की, फेदर की, वुडरफ की, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का। किस कुंजी की दिशा में टार्क यानी कि जिसे बल आघूर्ण कहा जाता है को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है? तो जब हमें कह रहा है कि भाई आप जब पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, है ना, टार्क का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो कुंजी की दिशा क्या होगी? तो आप बताएंगे कि कुंजी की दिशा टार्क की दिशा के कैसी होगी? समानांतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 14 नंबर।
गोलाकार टेपर की पर कितना टेपर होता है, ये मैं अभी बताया आप लोगों को। तो इसका जो रेशो होता है वो होता है 1:50, यानी 1:50 होता है। अब देखिए आप लोग, आइए चित्र में देखिए, ये है चित्र, और इस चित्र में आप देख पा रहे हैं ये कोई शाफ्ट है, और इस शाफ्ट में ये बना हुआ है उसका हब, और इस हब में देख पा रहे हैं आप यहाँ पर छोटा सा क्या बना हुआ है, उसका कीवे बना हुआ है, और ये है आपकी राउंड की। सामने से इसका जो है शकरा है, एरिया है, और पीछे की तरफ से इसका एरिया बड़ा है। ये आसानी से यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। और क्या होगा, ये जो जॉब जहां पर भी प्रयोग किया जा रहा है वहां पर जब ये रोटेशन करेगा तो पावर को आसानी से ट्रांसमिट करेगा। और ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये आता है शंख की के अंतर्गत। जो आपकी राउंड की है वो किस की के अंतर्गत आती है, शंख की के अंदर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, कौन सी की रफ तरफ से कुछ प्लेन और ऊपर से टेपर होती है। यही क्वेश्चन आपको मिला था कहां पर, क्वेश्चन नंबर 9 पे, है ना बच्चों। अच्छा चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में हम देख पा रहे हैं कि वो कह रहा है हमसे कि कौन सी रफ तरफ से प्लेन होता है, कौन सी की जो होती है वो रफ साइड से प्लेन होती। तो ये देखिए, ये है आपके चित्र में जिब हेड की, ये शाफ्ट है, शाफ्ट में ये क्या कटा हुआ है, कीवे बना हुआ है या स्लॉट बना हुआ है। अब यदि आप देखेंगे तो ये जो है हब है, ये शाफ्ट है, और दोनों के बीच में ये आपकी गिव हेड की लगाई गई है। अब यहाँ पर ये लॉक हो गया, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एरिया है जो कैसा है, रफ रहता है। तो बच्चों ये वाला एरिया जो है ये रफ रहता है, बाकी एरिया सारे एरिया को फिनिश कर दिए जाते हैं ताकि वो आसानी से कहा कीवे पर रेस्ट कर सके। इस एरिया पर कोई मशीनिंग ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। मैकेनिकल यहाँ पर मैकेनिक जो है वो ज्यादा काम करेगा, समय वेस्ट होगा, मटेरियल वेस्ट होगा, इसलिए समय की बचत के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इस एरिया का कोई यूज नहीं, जब यूज नहीं है तो हम वहां पर कोई मैकेनिकल ऑपरेशन नहीं करना चाहते, है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 16 नंबर। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मिल्सा फाइल किस कट श्रेणी में होती है। आइए बच्चों अब मैं आपको समझाता हूं। हमने फाइल पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, फाइल पढ़ी हुई है। तो फाइल को हमने पूरी डिटेल में पढ़ी हुई है, फाइल को हमने पूरी डिटेल में पढ़ी। फाइल को डिटेल में पढ़ने के बाद फाइल को हमने 4 भागों में बांटा, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू शेप और अकॉर्डिंग टू लेंथ। इस तरह से हमने फाइल को 4 भागों में बांटा। लेकिन इन 4 भागों के अलावा भी कुछ स्पेशल फाइल्स होती हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो उन विशेष फाइल में यहां पर आप मिल फाइल भी देखेंगे। मिल सा फाइल कह रहा, शाह मतलब जहां पर आप किसी जॉब को काटने के लिए टूल का प्रयोग कर रहे हैं वो हो जाता है आपका शाह। जैसे पावर शाह, पावर हैक शाह, जहां पर भी शाह शब्द का प्रयोग होता है वो किसी ना किसी अन्य उपकरण, टूल या फिर धातु को काटने या वुड, प्लास्टिक इत्यादि को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मिल सा की बात कर रहा है, मिल सा फाइल कट श्रेणी में उपलब्ध है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए सिंगल कट श्रेणी में उपलब्ध है। बच्चों इस चित्र में देखिए, ये जो फाइल आपके सामने रखी हुई है ये है मिल्सा फाइल, और मिल्सा फाइल के ये कई तरह की आकृति आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मिल्सा फाइल की सबसे विशिष्ट पहचान क्या होती है, मिल्सा फाइल जो होती है ये 3 भागों में पाई जाती है। इसके भाग जो होंगे वो किस तरह से होंगे, 3 भाग होंगे। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ कट और श्रेणी की बात कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगी यहाँ पर सिंगल कट। क्या मिलेगा बच्चों, सिंगल कट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों 16 नंबर जो मिल्सा फाइल दिया हुआ है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। आइए समझते हैं। देखिए मिल्सा फाइल की बात कर रहा है ना,
तो यहाँ पर 3 डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों यह जो रेती होती है, कौन सी रेती? मिल्सा फाइल। तो यह जो रेती होती है ये लंबाई, मोटाई और चौड़ाई तीनों में कैसी होती है? समान होती है। यदि हम इसकी एज की बात करें तो इसकी जो एज होती है यानी कि किनारे, वो कैसे मिलेंगे आपको? या तो गोल शेप में मिलेंगे या फिर कैसे मिलेंगे? डायमंड आकार में। कैसे मिलेंगे? डायमंड आकार में। इसके बाद यदि हम बात करें इसकी एज पर कट की तो वो होते हैं सिंगल कट। यदि यूज की बात करें तो इसका यूज कहाँ होता है? तो हम बता दें इसको, इसका यूज जो होता है वो आप करते हैं हाफ राउंड। कहाँ प्रयोग करते हैं आप इसका? जब आपको कोई हाफ राउंड ग्रुप बनाना हो। क्या बनाना हो? ग्रुप। जब आपको कोई हाफ राउंड ग्रुप बनाना हो तो आप वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। लकड़ी में इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? लकड़ी में जो सा यूज हम करते हैं उस सा के टीथ को जब शार्प बनाना होता है तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? मिल्सा फाइल का उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं 16 नंबर का प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? रोटरी फाइल में खाली स्थान सेंक होती है। तो बच्चों रोटरी फाइल में जो सेंक होती है वो कैसी होती है? गोल होती है। अब सेंक क्या होती है? सेंक होती है जो हिस्सा हैंडल के अंदर, जो हिस्सा ये आपकी फाइल है और इस फाइल में आप देख पा रहे हैं ये जो कर्व है जैसा बना, ये हिस्सा आपका क्या है? शोल्डर है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से हम क्या लगा देते हैं? इसमें हैंडल लगा देते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा ये जो हैंडल है और ये फेरोल है। ये क्या है? फेरोल है और ये हैंडल है। अब बच्चों आपने देखा होगा इसके आगे जो हिस्सा लगा होता है ना, यही क्या कहलाता है? आपका शैंक कहलाता है। तो ये कैसा होता है? ये होता है राउंड शेप में। आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? ये कौन सी फाइल है? ये जितनी भी चित्र में आपको दिखाई दे रही है ये राउंड फाइल है, गोल फाइल है, या फिर आप इनको कह सकते हैं रोटरी फाइल है। अब सेंक कैसी होती है? तो इनकी सेंक की यदि बात करें तो ये होती है गोल। ठीक है ना? अब गोल होने की वजह से हम इनका प्रयोग कहां करते हैं? मशीन में। इसका प्रयोग हम कहां कर लेते हैं? मशीन में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना? या फिर कोई हैंड टूल वगैरह होता है तो वहां पर लगाकर भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। अच्छा किस धातु की बनी होती है? तो आप कह सकते हैं ये काय की बनी होती है? ये बनी होती है हाई कार्बन स्टील की या फिर हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। इसके अलावा ये जो है सीमेंटेड कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड टूल की भी बनाई जाती है। बच्चों इसके अलावा यदि आप इसके यूज की बात करें कि भाई ये जो राउंड फाइल है, रोटरी फाइल है, इसका आप प्रयोग कहाँ करते हैं? तो रोटरी फाइल का प्रयोग कहाँ करेंगे? डाई की सिंकिंग में। जो डाई हमारी होती है जिसका प्रयोग हम काय के लिए करते हैं? बाहरी चूड़ियां बनाने के लिए करते हैं। उस डाई में यदि सिंकिंग करनी हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? रोटरी फाइल का प्रयोग करेंगे। यदि कोई मोल्ड हमको तैयार करना हो तो वहां पर हम रोटरी फाइल का प्रयोग करेंगे। डाई में यदि कोई कैविटी हमको बनाना हो या जो बनी हुई कैविटी के आकार को बड़ा करना हो तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? वहां पर हम रोटरी फाइल का ही प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है 18वें नंबर का। 18वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए जरा। प्रश्न कह रहा है कि जो बेरेट फाइल होती है, बेरेट फाइल के खालिस्तान फलक होते हैं। तो बेरेट फाइल के यदि हम फलक की बात करें तो बेरेट फाइल के 2 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 2 फलक होते हैं।
वो दो फलक कौन कौन से होते हैं, देखिएगा यहाँ पर, ये है बेरेट फाइल, चित्र में देख पा रहे हैं, ये है बेरेट फाइल। अब ये बेरेट फाइल क्या होती है? बेरेट फाइल जो होती है वो आकार में त्रिभुजाकार होती है, यानी कि ये ट्रेंगुलर फाइल की तरह होती है। लेकिन ट्रेंगुलर फाइल में क्या होता है, ट्रेंगुलर फाइल की जो तीनों किनारे होते हैं वो एक समान होते हैं। तीनों किनारे कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। यदि ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो अगला एंगल भी 60 का होगा, अगला एंगल भी 60 डिग्री का होगा। लेकिन बेरेट फाइल में क्या होता है, बेरेट फाइल में दो एक्सेस इसकी जो होती हैं वो छोटी होती है, और एक एक्सेस, एक जो एरिया होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है या चौड़ा होता है। तो जो चौड़ा एरिया होता है उसी पे टीथ बने होते हैं, बाकी जो दो एरिया होते हैं उन पे टीथ नहीं बने होते। यदि आप यहाँ चित्र पर देख पा रहे होंगे तो इस चित्र में ये वाला जो एरिया है ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी सिर्फ इस एरिया पर टीथ होंगे, बाकी के इसके जो पीछे के दो एरिया उन पर टीथ नहीं होंगे। बच्चों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो बेरेट फाइल होती है इसका दूसरा नाम क्या है, तो बेरेट फाइल को ही हम केंट फाइल कहते हैं। बेरेट फाइल को ही हम क्या कहते हैं, केंट फाइल कहते हैं। ये चीज आप याद रखें, क्या कहा जाता है, केंट फाइल। बेरेट फाइल का दूसरा नाम क्या हो जाता है, केंट फाइल। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, धातु को छीलना या तराशना खाली स्थान कहलाता है। तो बच्चों धातु को छीलना या फिर उसको तराशना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है स्क्रैपिंग। क्या कहलाता है, स्क्रैपिंग कहलाता है। चलिए बच्चों अब स्क्रैपिंग शब्द यहाँ पर आ गया तो हम समझते हैं कि स्क्रैपिंग होती क्या है, स्क्रैपिंग के बारे में हम समझते हैं, ठीक है ना। तो आप चित्र पर देख पा रहे हैं ये है स्क्रैपर, ये आप चित्र पर देख पा रहे हैं बच्चों, तीन अलग अलग तरह के यहाँ पर जो है स्क्रैपर दिया हुआ। फ्लैट स्क्रैपर का ये चित्र दिख रहा है, ये हाफ राउंड स्क्रैपर है, ये ट्रेंगुलर स्क्रैपर है। अब ये स्क्रैपर कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, आपने स्क्रैपर देखा होगा कई बार हमारे घरों पर जो फाइल वगैरह होती हैं वो यदि वर्क करने के बाद टूट जाती हैं या उनके टीथ खराब हो जाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, फर्नेस में गर्म करके हैमरिंग इत्यादि प्रोसेस अपना के, फोर्जिंग प्रोसेस करके हम उसकी धार को, उसके एज को जो है ऑयल स्टेन पत्थर पे घिस करके तीखा बना लेते हैं और उसका प्रयोग हम काय के लिए करते हैं, स्क्रैपर के रूप में करते हैं। तो कई बार हमने देखा होगा कि इस तरह के जो चित्र हैं या इनका आपने कई बार खेतों में खुरचनी के रूप में देखा होगा। कढ़ाई में जब हम मावा वगैरह दूध का तैयार करते हैं तो वहां पर उसको खुरचने के लिए भी आपने देखा होगा स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। ठीक वैसा ही स्क्रैपर टूल जो है किस प्रकार का टूल है, प्रश्न पूछा जाता तो आप बताएंगे कि स्क्रैपर टूल जो है वो एक प्रकार का कटिंग टूल है। क्या ये किस तरह से तैयार किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है फाइल वगैरह के खराब हो जाने पर या फाइल की तरह ही मशीनिंग ऑपरेशन द्वारा तैयार कर लिया जाता है, या किसी ऐसी सतह जहां पर हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, मशीनिंग ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमने मशीनिंग ऑपरेशन कर लिया है, फाइलिंग कर लिया है, लेकिन कुछ किनारे ऐसे होते हैं जहां पर सही से ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर हम उस सतह को फिनिश करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए या समतल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि स्क्रैपर जो है वो किस धातु का बनाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि स्क्रैपर हाई कार्बन स्टील का या टूल स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील या फिर टूल स्टील का बनाया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में इसकी जो धार होती है यदि उसको तीखा करना हो, तेज या शार्प करना हो, तो उसके लिए हम ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑयल स्टोन का। एक पत्थर होता है जिससे हम इसको रगड़ रगड़ करके इनकी धार को या एज को तीखा या शार्प बना लेते हैं। बच्चों कई बार हमसे पूछा जाता है कि जो स्क्रैपर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो स्क्रैपर को हमने जो है मुख्यतः 6 प्रकार में बांटा है।
पहला फ्लैट स्क्रैपर, उसका चित्र आप यहां पर देख पा रहे हैं। उसके बाद हुक स्क्रैपर होता है जो दबाव डाल करके और खींचने का प्रयोग करता है। इसके बाद हाफ राउंड स्क्रैपर होता है, उसका चित्र आप यहां पर देख लीजिए। इसके अलावा त्रिभुजाकार स्क्रैपर होता है, ट्रेंगुलर स्क्रैपर जैसे कहते हैं, उसका चित्र भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। टू हैंडल स्क्रैपर, तो टू हैंडल स्क्रैपर में क्या होता है, दोनों तरफ जो होता है हत्थे लगे होते हैं और बीच में टीथ बने होते हैं, सॉरी बीच में जो होता है उसकी जो धार होती है वो काफी तेज होती है। दोनों हाथ से जॉब पर दबाव डाल करके स्क्रैपिंग की जाती है। इसका प्रयोग बड़े आकार की कोई समतल या शीघ्रता पूर्वक जब कहीं हमें स्क्रैपिंग करनी हो तो फ्लैट सतह पर किया जाता है। इसके अलावा बच्चों बुल नोज स्क्रैपर का भी प्रयोग किया जाता है। बुल नोज नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, बैल की नाक के समान यह आगे से फूला हुआ होता है, इसीलिए इसे बुल नोज कहा जाता है। ये जो है किसी बेयरिंग वगैरह या तो फिर कोई हब या शाफ्ट का जो ऐसा एरिया जहां पर हम मशीनिंग ऑपरेशन करने में असमर्थ होते हैं, उस एरिया को समतल बनाना होता है, स्मूथ बनाना होता है, तो हम बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रैपर वहां से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न भी स्क्रैपर से ही है। प्रश्न नंबर 20 देखिए। स्क्रैपिंग कह रहा है कि स्क्रैपिंग, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि स्क्रैपिंग विधि में स्क्रैपर द्वारा रगड़ते समय कोण होता है। हमसे यहाँ पर एंगल पूछ रहा है कि जब आप स्क्रैपर का यूज करते हैं तो उस समय कितने डिग्री का एंगल आप रखते हैं। तो बच्चों वो एंगल है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण हम यहाँ पर रखते हैं, इससे ना तो कम रखते हैं ना अधिक रखते हैं। यदि आप 30 डिग्री से कम एंगल रखेंगे तो स्क्रैपिंग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, और यदि आप अधिक रखते हैं तो उसमें निशान बन जाएंगे और जितना मटेरियल आपको हटाना है जॉब से उससे कहीं ज्यादा मटेरियल आपका हटेगा। इसीलिए जो प्रॉपर एंगल है वो 29 से 30 डिग्री के आसपास रखा जाता है। बच्चों इसके साथ साथ बहुत सारे वन लाइन क्वेश्चंस जो है स्क्रैपर से तैयार होते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे साथ आप दोहराइए फटाफट। हम स्पीड से जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया उनमें से कुछ क्वेश्चंस को दोहराने की कोशिश करते हैं। स्क्रैपर किसका बना होता है, तो आप कह सकते हैं कि स्क्रैपर हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। यदि स्क्रैपर को आवश्यकता अनुसार आप किसी भी आकृति में तैयार करते हैं तो आप उसकी कटिंग एज बनाएंगे। तो कटिंग एज जब आप बनाएंगे तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड और टेम्पर करना पड़ेगा। फिर बच्चों आपने स्क्रैपर की यदि एज को शार्प कर लिया है तो आप उसकी एज को शार्प करने के लिए कौन से टूल का या कौन से पत्थर का यूज करते हैं, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ऑयल स्टोन। उसका क्या नाम है, ऑयल स्टोन है। अब यदि बनावट के आधार पर स्क्रैपर देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको बताया फ्लैट स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, त्रिभुजाकार स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, टू हैंडेड स्क्रैपर, बुल नोज स्क्रैपर। और बच्चों यदि किसी जॉब की उत्तलता है, ठीक है ना, यदि किसी जॉब पर उत्तलता आ गई है तो आप उसको हटाएंगे। तो हटाने के लिए आप जो है सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो है किस वाले एरिया पर अधिक उठाव है ना, तो वहां पर आप 81 डिग्री का कोण बनाते हुए उसको जो है स्क्रैप करेंगे। बच्चों कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिभुजाकार स्क्रैपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो त्रिभुजाकार जो स्क्रैपर होता है उसका प्रयोग छोटे व्यास के छिद्रों को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यदि फ्लैट स्क्रैपर कटिंग एज को 90 डिग्री पर मोड़ देते हैं तो वह एक हुक स्क्रैपर का काम करने लगता है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे हिसाब से बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हमने जो है 20 क्वेश्चन तो कहने के मात्र होते हैं, लेकिन उन 20 क्वेश्चन के अलावा भी हमने बहुत सारे प्रश्न को यहाँ पर जो है समझा, जाना, और जो है उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन को हमने डिटेल में पढ़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज बेहतर नॉलेज मिला होगा।
इसी आशा के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।